अच्छा जी, तो स्टार्टिंग विद जून 23। और ये हमारा ही वेरिएंट है जो कि आप लोग दोगे, दैट इज पेपर 2 वेरिएंट। सही है। तो ये हमारी पहली अटेम्प्ट थी जिधर पाकिस्तान में जो हुई थी। तो आंसर एनी वन क्वेश्चन सेक्शन सी कर रहे हैं, तो सेक्शन सी का मतलब हम मैक्रो कर रहे हैं। कोई एक बंच आपने सेलेक्ट करना है और वाला सिनेरियो है। कौन सा सवाल सेलेक्ट करना चाहिए? 4 और 5 में से कौन सा सवाल सेलेक्ट करना चाहिए? 5 सेलेक्ट करना चाहिए। सही, दिमाग यही कहता है कि 5 सेलेक्ट करना चाहिए। 4 अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, मैं रेकमेंड हमेशा 5 करूंगा। सही है, करेंगे हम सारे ही। ऑल्दो हमने क्वेश्चन 5 एक तरह से बहुत बार कर लिया है तो हमारा वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पर 4 में मैं थोड़ा वक्त लगाऊंगा, पार्ट ए में। तो क्वेश्चन 4 का सबसे पहले पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट ए आप देखो, ये लगता बड़ा मुश्किल सवाल है पर है बड़ा आसान। क्योंकि कंपैरेटिव एब्सोल्यूट शुरू से ही एक टॉपिक रहा है जहाँ पर बच्चों को बहुत इशू होता है। सही, क्योंकि कैलकुलेशन आ जाती है। तो मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू भी रिवाइज कराऊंगा, पर आंसर में कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सही, मैं आपको बता दूंगा इस कैलकुलेशन को ऑल्टरनेट किया है। एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ था। टू कंट्रीज टू कंट्रीज ईच प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, यही अजम्पशन है। टू कंट्रीज टू प्रोडक्ट्स, बायलेटरल ट्रेड की अजम्पशन होती है, याद है। आगे लिखा हुआ है एंड विश टू ट्रेड विथ ईच अदर, explain the difference between principles of absolute advantage and comparative advantage, and consider whether the principle of comparative advantage is always the more important influence when each country is deciding whether to trade with each other or not। ठीक है, तो पहले AO1 कर लेते हैं। AO1 में जो है ना, मैं सिंपली उसको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव। अब आप सिंपली अगर दोनों को डिफाइन करके आ जाओगे ना तो आपको सिर्फ 2 मार्क मिलेंगे। आपको फर्क बताना है। अब फर्क या तो आप कैलकुलेशन के थ्रू बताओगे या तो आप थ्योरेटिकली बताओगे। मैं दोनों आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आपको जो है ना वो दोनों को डिफाइन करना होगा। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज खाली मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ मेरे पास, आगे लिखी भी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे एब्सोल्यूट एडवांटेज को। एंड देन आपने जो है वो डिफाइन करना है कंपैरेटिव एडवांटेज को। तो आपने इन दोनों को डिफाइन करा। अब डिफाइन दोनों को करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, आपने सिर्फ डिफाइन करा है। अभी आपने एब्सोल्यूट एडवांटेज बताया कि जब गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज से एक कंट्री जो है जब दूसरी कंट्री से ज्यादा बनाती है तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एडवांटेज इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वाइल कंपैरेटिव एडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज कौन कम कॉस्ट में बना रहा है, कौन कम कॉस्ट में बना रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है कंपैरेटिव एडवांटेज। सही है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कि आप ज्यादा बना रहे हो दूसरी कंट्री से। कंपैरेटिव एडवांटेज इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि आप दूसरी कंट्री से सस्ता बना रहे हो। सही है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशियोज निकालते पड़ते हैं, और जिस कंट्री का लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है गुड को बनाने में, हम कहते हैं कि यार उस कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज है। सही है, तो हम जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली, एक, सही है, हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन सिंपली यूज अ न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसके थ्रू मैं उनके फर्क बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, कंपेयर थ्रू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और थियोरेटिकली। सही है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सा हमारी क्लास वाली केस करा दूं जो मैंने आपको पढ़ाते हुए ये एग्जाम्पल दी थी। मैं यहाँ पर एक पीपीसी बनाऊंगा। अच्छा, आपको थोड़ी बहुत अजम्पशंस यहाँ पर याद होनी चाहिए, ऑल्दो आपको अजम्पशंस जो है वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। कंपैरेटिव एडवांटेज की अजम्पशंस क्या किया थी कि कंट्रीज, टू कंट्रीज होती हैं, टू प्रोडक्ट्स होते हैं, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सबसे बड़ी अजम्पशन है कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फिर एक और अजम्पशन थी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली, याद है। तो हमारे जो पीपीसी बनते हैं वो लीनियर बनते हैं। सही है। और एक और अजम्पशन यहाँ पर थी कि देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स, विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स जो है वो हमारी ट्रेड हो रही है। देयर आर नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस व्हेन कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर, और अगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और हमारी इवैल्यूएशन इसी चीज पे बेस करेगी कि कंपैरेटिव एडवांटेज इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। सही है, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज की अजम्पशन इतनी है कि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। क्लियर है ये चीज। तो मैं पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। भाई लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक पीपीसी बनाया, एक पीपीसी मैंने ये बनाया। अब मुझे बताओ ये दोनों जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स मैंने आपके सामने बनाए स्ट्रेट लाइन वाले, क्योंकि अजम्पशन होती है कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मुझे बताओ ये दोनों जो मैंने आपके सामने पीपीसी बनाए हैं ये पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। ये पैरेलल बनाए हुए हैं कि नॉन पैरेलल बनाए हुए हैं? ये हमने नॉन पैरेलल बनाए हुए हैं।
ये मेरी कंट्री ए है, ये मेरी कंट्री बी है। इसका मतलब कंट्री ए का पीपीसी ये बना हुआ है, कंट्री बी का पीपीसी ये बना हुआ है। अगर आपको कोई ये पूछता है कि यार ये दोनों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यहाँ पर आप दोगे कि यार दीज टू पीपीसीज आर नॉन पैरेलल। और जब भी पीपीसीज नॉन पैरेलल होते हैं तो कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर। ठीक है, ट्रेड होती है, क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो देयर इज नो ट्रेड। मैं आपको दिखाऊंगा पैरेलल में ट्रेड क्यों नहीं होती। अच्छा, अगर आपसे ये एग्जाम्पल के जरिए कोई कोई ये पूछता है कि भाई मुझे ये बता दो कि इस ग्राफ को देख के कौन सी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है? चाहे मैं गुड वाई की बात करूं या मैं गुड एक्स की बात करूं, दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो किसको है? दोनों कंट्री, दोनों गुड्स में। सही है। कंट्री बी गुड वाई भी ज्यादा बना रही है, कंट्री बी गुड एक्स भी ज्यादा बना रही है। जब एक कंट्री एक चीज ज्यादा बनाती है तो हम कहते हैं उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और हमारी इस एग्जांपल के थ्रू हमने जो है वो उसको ये चीज बता दी कि कंट्री बी जो है वो गुड वाई में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है एंड गुड एक्स में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है। तो दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है कंट्री बी। क्लियर है यहाँ तक? कोई टेंशन है यहाँ तक? भाई अब कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज निकालने पड़ेंगे। अब आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे कंट्री ए, यहां पर लिखोगे कंट्री बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज निकलेंगे, उससे पता चलेगा कंपैरेटिव एडवांटेज किसको है। तो मैं y इज टू एक्स का निकाल रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिखा गुड y इज टू गुड एक्स। यहां पर भी मैंने लिखा गुड y इज टू गुड एक्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको रीड कैसे करते हैं, बस गौर से सुनते जाना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। कंट्री ए जो है वो कितने गुड y बना रही है? कंट्री ए जो है वो 100 गुड y बना रही है और 200 गुड एक्स बना रही है। तो 1y इज टू 2x। इसको रीड कैसे करेंगे कि कंट्री ए जो है जब वो एक गुड बाय बनाती है तो दे नीड टू फॉरगो 2 गुड एक्स। एक गुड बाय बनाने पे 2 गुड एक्स को फॉरगो करते हैं। हसन बेटा ये अजम्पशन है, वाई नहीं पूछ सकते, अजम्पशन पे वाई नहीं होता कभी भी। अजम्पशन तो अजम्पशन है, क्या बोले? सही है। तो एक गुड बाय बनाती है तो 2 गुड एक्स जो है वो फॉरगो करती है। इसी तरीके से आप कंट्री बी का निकालो। कंट्री बी जो है वो 200 गुड बाय बना रही है और 800 गुड एक्स बना रही है, तो रेशियो आ रहा है 1y इज टू 4x। कंट्री बी जब एक गुड बाय बनाती है तो 4 गुड एक्स को फॉरगो करती है। अब आप यहां पर ये बताओ कि गुड बाय ज्यादा सस्ते में कौन बना रहा है? गुड बाय जो है वो ज्यादा सस्ते में कौन बना रहा है? कंट्री ए बना रही है। गुड बाय जो है वो ज्यादा सस्ते में कौन बना रहा है? कंट्री ए बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ नीचे, सही है, और इस डायग्राम को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। सही। अब अगर मुझे यहाँ पर ये बताना है कि कंपैरेटिव एडवांटेज कौन सी कंट्री को है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे अपॉर्चुनिटी और रेशियोज निकाल लिए और मैंने वो काम कर लिया जो मुझे करना था। अब मैं सिंपली उसको क्या बताऊंगा, देखना जरा गौर से। गुड वाई की अगर हम बात करें तो मुझे क्लियरली पता चल गया कि गुड वाई जो है वो कंट्री ए सस्ते में बना रही है क्योंकि वो कम फॉरगो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड वाई में जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो कंट्री ए का है। इसका मतलब कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन गुड वाई, वो सिर्फ गुड वाई बनाए और गुड वाई को बना के एक्सपोर्ट करे। वाइल कंट्री बी शुड बी स्पेशलाइजिंग इन गुड एक्स, क्योंकि ऑब्वियसली इफ टू कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नॉन पैरेलल, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रेड तो होनी है। भाई ये रट्टा मारा था हमने कि नॉन पैरेलल होगा तो ट्रेड होगी। अब हमें ये पता चल गया कि गुड वाई में कंट्री ए अच्छी है, तो गुड एक्स में कौन अच्छा होगा? कंट्री बी अच्छी होगी, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप करोगे भी, अगर आप एक्स इस टू वाई का रेशो निकालोगे भी, तो कंट्री बी एक्स में ज्यादा अच्छी होगी, कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसका मतलब जब दो कंट्रीज के पीपीसी नॉन पैरेलल होंगे तो ट्रेड होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज तो वैसा ही होता है। तो ये फर्क होता है एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखता है, कंपैरेटिव इन टर्म्स ऑफ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता है, वाइल एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखता है, कौन ज्यादा बना रहा है। क्लियर है चीज? एक इस तरह नहीं रीड करते असल बेटा, आप एक्स इस टू वाई का निकालोगे। आप इसी रेशो को देख के एक्स का डिसाइड नहीं कर सकते, आपको एक्स इस टू वाई का रेशो निकालना पड़ेगा। मतलब आप 200x इस 200y करके जो है ना वो एक्स का निकालोगे कि कौन सस्ते में बना रहा है। क्लियर है चीज? तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नॉन पैरेलल वाली एग्जांपल थी। आप पैरेलल वाले भी एग्जांपल दे सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर से कॉपी करी हुई है। सही है, लेक्चर से भी कॉपी करी हुई है, ये देख लो।
ये पैरेलल है, मैंने दो कंट्रीज के पीपीसी पैरेलल बनाए हुए हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज कंट्री बी को है, क्योंकि वो ये भी ज्यादा बना रही है, ये भी ज्यादा बना रही है। फिर जब मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज निकाले तो दोनों के सेम आ रहे हैं। अब जब दो कंट्रीज के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज ही सेम आ रहे हैं तो वो दो कंट्रीज आपस में ट्रेड नहीं करेंगी। हमेशा याद रखना, जब दो कंट्रीज के पीपीसी पैरेलल होते हैं वो ट्रेड नहीं करती, क्योंकि ट्रेड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर अजम्पशन है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, पर अगर वो रियलिटी में ट्रेड करते हैं विद सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज तो फिर देयर इज नो पॉइंट। फिर एक और आपको मैंने चीज याद दिलाई थी, रट्टा लगवाया था एक और, इसकी मैंने लॉजिक भी दी थी बल्कि आपको, पर मैं अभी तो रट्टा ही लगवाऊंगा, अभी मैं उसकी लॉजिक वापस नहीं दे रहा। अगर मेरे पास दो कंट्रीज के रेशोज आ गए, अब जैसे मेरे पास ये दो रेशोज आए हैं, सही है, मेरे पास कंट्री ए का रेशो आया हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, जरा नीचे देखना ब्लू से। मेरे पास कंट्री ए का रेशो आया है 1y/2x, मेरे पास कंट्री बी का रेशो आया है 1y/4x। सही है। क्या अजम्पशन थी कि ट्रेड कब होगी? ट्रेड कब होगी? अगर ट्रेड हो रही है तो कब होगी, किस रेशो में ट्रेड होगी? तो ट्रेड होगी एट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ratios which lies in between these two। इसका मतलब कि अगर ए और बी आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो दे शुड ट्रेड एट अ रेशियो विच इज इन बिटवीन देम। 1y/2x और 1y/4x के बीच में लेट्स से 1y/3x आ रहा है, तो ट्रेड आपकी इस रेशियो में होगी, ट्रेड आपकी इस रेशियो में होगी। सही है। फिर इसके थ्रू हम ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व बनाते थे। सही है। और वो ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हम दिखाते थे कि एक कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है। सही है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, और इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बच्चे इसको बना देते हैं। तो AO1 में क्या करना है, अब मैं आपको आंसर पे आ रहा हूँ वापस। सही है। ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज लाइज इन बिटवीन। फिर मैंने ये भी बता दिया नॉन पैरेलल होगा तो ट्रेड होगी, पैरेलल होगा तो ट्रेड नहीं होगी। अब आंसर में क्या करना है, AO1 मैंने पूरा आपके लिए लिखा हुआ है, आपको पूरे 3 मार्क्स जो है उससे मिल जाएंगे। सही है। हसन बेटा वो भी नहीं बता सकता, बहुत लंबी हो जाएगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज की मैंने आपके लिए एग्जांपल डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपैरेटिव एडवांटेज की मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, और मैंने आपको जो चीज न्यूमेरिकली समझाई है ना वो मैंने थियोरेटिकली भी लिखी हुई है, ये पढ़ लो। One country may have an absolute advantage in both products, but the other country may have a lower opportunity cost in producing one of the products। इसका मतलब कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो किसी एक कंट्री को होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है एक कंट्री को एक गुड में होता है, बट एब्सोल्यूट कैन बी इन बोथ द गुड्स। सही है। Comparative can be in any one good, absolute can be in both the goods। कोई टेंशन, AO1 हो जाएगा। मैं तो न्यूमेरिकली कभी सजेस्ट नहीं करता। सही है। न्यूमेरिकल वाली मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। ठीक है। अमानी बेटा आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आप रिकॉर्डिंग से इसको कवर कर लेना शुरू कर हिस्सा। सही है। तो आपने जो है ना वो बेसिकली क्या करा, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव को डिफाइन करा आपने जो है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकली बता दिया कि एब्सोल्यूट कंपैरेटिव का फर्क क्या है, या न्यूमेरिकली के बगैर बता दिया जिस तरह मैंने लिखा है। इसको आप फर्दर फिर एक्सपेंड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सही है। पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इन 8 मार्क क्वेश्चन, और 1 मार्क की आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क मिलेगा बस। सही है। तो ये आपके जो है वो 3 मार्क हो गए। फिर मुझे क्या बताना है, अब सवाल वापसी पड़े ना। इस सवाल पे मैं टाइम लगा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था क्योंकि रिवाइज हो जाएगा हमारा। अब इसने बोला हुआ है कि कंसिडर वेदर द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज ऑलवेज द मोर इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस व्हेन ईच कंट्री इज डिसाइडिंग वेदर टू ट्रेड विद ईच अदर। अब ये कह रहा है कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है, ये स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या यही एक इन्फ्लुएंस है जिसके थ्रू मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एक कंट्री के साथ ट्रेड करना है कि नहीं करना? तो आप अग्री भी करोगे और आप डिसएग्री भी करोगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज के या स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने। सही है। तो जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, बड़ा सिंपल हो जाएगा, सुनना जरा गौर से। आप सबसे पहले उसको एडवांटेजेस बताओगे ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब एक कंट्री जब एक गुड में स्पेशलाइज करती है तो उसको फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला तो आप उसको ये बोलो कि भाई जब आप कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे तो इसका मतलब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। आप हमेशा वो चीज बनाओगे जिसमें आप अच्छे होगे। इसका मतलब देयर विल बी अ मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अगर मैं एक चीज में अच्छा हूं तो मैं उसी में मेहनत करूंगा ना। इसका मतलब मैं अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिसोर्सेज को सही जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब कंट्रीज कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंगली ट्रेड करती हैं तो दुनिया का आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक चीज में अच्छे होते हो तो आप हमेशा ज्यादा ही बनाओगे। सही है। और आपकी कॉस्ट कम होगी तो आउटपुट बढ़ेगा। सही है। तो इससे वर्ल्ड आउटपुट बढ़ता है और ओवरऑल फायदा होता है।
फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करता है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करता है, तो पाकिस्तान का जाहिर है आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि आप एक ही चीज पे फोकस ज्यादा कर रहे हो। और जब आपका आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट होंगी, बिकॉज यू विल बी फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग। तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जब आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी। जब आपकी इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी तो आपकी इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपकी इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल जीडीपी बढ़ सकता है आपका। आप ये भी कह सकते हो कि भाई आपकी इकोनॉमी का जो रियल आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। पर आप ऑन दी अदर एंड बोलो नहीं यार, कंपैरेटिव एडवांटेज के कुछ नुकसानात भी हैं। और एक क्लियर कट नुकसान आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि यहाँ पर डिपेंडेंस वाला सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाती है आपकी। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, एक सिंपल पॉइंट में यहाँ पर लिखा देता हूँ कि इट में एग्जॉस्ट, है इट में एग्जॉस्ट द फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स रिसोर्सेज है, वो आपकी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन। अगर एक ही चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाए और रिसोर्सेज आपकी जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैंने अभी आपको पीछे ये चीज बताई कि कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंगली जब आप ट्रेड करते हो तो द ट्रेड शुड बी एट अ रेशो विच इज बिटवीन बोथ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर ये लिखो द एक्सचेंज रेट जिस पे आपकी ट्रेड हो रही है, ये करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं है, ये गुड्स का एक्सचेंज रेट है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज है। द एक्सचेंज रेट में नॉट lie the exchange rate may not lie between the opportunity cost ratios। ठीक है। फिर एक और पॉइंट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है, लैक ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। बेटा ये गलत कह रहे हो, ये तो एक एडवांटेज है, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज में अज्यूम करते हैं कि देयर इज फ्री ट्रेड, तो फ्री ट्रेड होती है तो आपको इंपोर्ट सस्ते पड़ते हैं, तो इट इज एन एडवांटेज कि कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती हैं। सही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, ये बेनिफिट है। नुकसान बताओ, नुकसान बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो सकता है अगर आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हो, क्योंकि आप तो सिर्फ एक चीज पे स्पेशलाइज कर रहे हो, जो चीजें आप नहीं बना रहे हो उसको तो आप इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर बीओटी डेफिसिट का भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट वर्सन हो सकता है। आप यहाँ पर इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट लिख दो, यहाँ पर आप इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट लिख दो, यहाँ पर आप जो है वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट लिख दो, कि भाई आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री शायद बंद हो जाएगी, आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे फूड एंड वेपन वगैरह। आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो मसला है आपके लिए। अच्छा, जो आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है वहां पर फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सही है। तो बहुत से नुकसानात भी हैं, बहुत से फायदे भी हैं। आपको वही 2 वर्सेस 1 वाला यहाँ पर सिनेरियो, बल्कि 1 1 वर्सेस 1 भी बहुत है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हो। सही है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। सही है। अब आपको ओवरऑल बताना है कि क्या हमें, आप यहाँ पर साथ बेटा बहुत लंबी सीन हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट पे रोक दे बस। सही है। अच्छा, आप यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर उसको बताओ तो आप क्या बोलोगे कि नहीं यार कंपैरेटिव एडवांटेज पे रिलाई नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डिसाइड कि मुझे उस कंट्री के साथ या एक कंट्री के साथ ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। तो आप यहाँ पर आप कंपैरेटिव एडवांटेज की अजम्पशंस के बारे में बताओगे। सही है। नहीं नहीं बेटा, वो आसान आपने ऊपर डिफाइन कर दिया ना। हाँ बिल्कुल। अब आप जो है, सही है, अब आप जो है वो उसको बताओगे कि क्या कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू ही ट्रेड होनी चाहिए, तो यू विल डिसएग्री। आप बोलो नहीं, कंपैरेटिव एडवांटेज इज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो बता दो, हाँ इंपॉर्टेंट तो है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोलो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट इट इज बेस्ड ऑन मेनी अजम्पशंस। ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई ये जो ट्रेड आप कर रहे हो इट इज बेस्ड ऑन मेनी अजम्पशंस। फॉर इंस्टेंस इट अज्यूम्स देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सही है। इट अज्यूम्स दैट देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देयर इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
मैं assumptions को हाईलाइट कर देता हूँ. There are no transport cost, there is constant opportunity cost, there is free trade, no trade barriers. So overall, it is not the most important influence. सही है. Overall, it is not the most important influence. सही है. बेटा प्रोटेक्शनिज्म का आंसर थोड़ी लेकर आए, चीजों को मिक्स नहीं करो भाई. सवाल के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन देनी है बेटा. सिर्फ पॉइंट्स आप उस पर थ्रो नहीं कर सकते रैंडम. सही है. तो मेरे ख्याल में ये हो गया. वैसे मैं और टाइम नहीं लगा रहा. तो बेटा सब लिख दे फिर 8 मार्क के सवाल में, पूरा पेपर छोड़ देना, सिर्फ एक 8 मार्क का सवाल करके आना. ऐसा थोड़ी होता है बेटा, एक लेंथ में लिखना होता है. यहाँ से टाइम बचाना है, 16 मिनट से ज्यादा नहीं देना आपको एक 8 मार्क के सवाल को. अब पार्ट बी में देखो इसने क्या लिखा हुआ है. असेस वेदर प्रोटेक्शनिज्म इज द बेस्ट वे टू करेक्ट अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि ये क्वेश्चन असूलन मुझे कराना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, पर क्योंकि इसमें प्रोटेक्शनिज्म अब एक बार आ गया तो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिवाइज, क्योंकि ऐसे अभी हमने पिछले 2023 के 2 पेपर्स करे जिसमें ये सेम सवाल आया है, और प्रोटेक्शनिज्म की जगह पे या तो उसने सप्लाई साइड पॉलिसी लिखा हुआ है या तो उसने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है. अब इसने प्रोटेक्शनिज्म लिखा हुआ है. अब मैं प्रोटेक्शनिज्म बता के कोई दूसरा बता दूं. सही है. तो मैं रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं करा रहा हूँ. आप सबसे पहले, क्योंकि देखो इसने बोला हुआ है कि क्या प्रोटेक्शनिज्म ही सबसे बेस्ट वे है इफ यू वांट टू करेक्ट अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सही है. तो यहाँ पर जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको बताना है व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट. अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आखिरी बार ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि अब और पेपर से मेरे ख्याल में ये नहीं है. करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सबसे पहले आप बताओगे कि होता क्या है. तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है. करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री के आउटफ्लोज जो हैं वो इनफ्लोज से ज्यादा होते हैं. सही है. मैं थोड़ा तेज जाऊंगा, जो मसला वो रोक देना. आउटफ्लोज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एक कंट्री का जो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर है, आउटफ्लोज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एक कंट्री का जो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, और इनफ्लोज कम होने का मतलब है कि एक कंट्री का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम है. अब जाहिर सी बात है, अगर इस मसले को मुझे करेक्ट करना है, इफ यू वांट टू करेक्ट दिस इशू, आपको किस तरह करेक्ट करना होगा. आपको जो है वो आउटफ्लोज को कम करना पड़ेगा. आउटफ्लोज कम करने का मतलब क्या होता है कि यू नीड टू रिड्यूस इंपोर्ट्स, इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर कम करना है, और किसी तरह अपने इनफ्लोज को बढ़ाना है. सही है. किसी तरह जो है वो अपने इनफ्लोज को बढ़ाना है. इनफ्लोज को आप कैसे बढ़ाओगे. इनफ्लोज को आप बढ़ाओगे, आप एक्सपोर्ट बढ़ा दो किसी तरीके से, एक्सपोर्ट आपके बढ़ जाएंगे तो आपका जो है वो इनफ्लोज बढ़ जाएंगे. फिर आप जो है वो उसको बताओ. सबसे पहला तरीका जो यहाँ पर आपका होता है, इट इज प्रोटेक्शनिज्म. तो डिफाइन प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है. प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं. असूलन तो इस सवाल में आपको कोई एक ही टूल बताना होगा, क्योंकि 2 साइडेड आंसर है. एक और पॉलिसी भी साथ में बतानी है. बेस्ट वे लिखा हुआ है ना, तो बेस्ट वे जब भी लिखा हुआ हो तो साथ में एक और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी बतानी है, और फिर इवेल्युएट करना है. तो यहाँ पर मुझे एक टूल इस्तेमाल करना चाहिए. तो यहाँ पर आप टैरिफ का भी टूल यूज कर सकते हो. यहाँ पर आप एम्बार्गो का भी टूल यूज कर सकते हो, विच इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि कंटेंट इतना नहीं बनेगा. यहाँ पर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी का यूज करते हो, विच इज वेरी गुड. यहाँ पर आपको जो है वो अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा. यहाँ पर आप कोटा को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट कोटा इज नॉट रिकमेंडेड. सही है. तो टैरिफ टैक्स होता है, एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब होता है आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करो ताकि वो compete कर पाए. कोटा का मतलब होता है फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स, तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे. रेड टेप इस्तेमाल कर सकते हो आप. सही है. एक्सेसिव पेपर वर्क. मैं आपको टैरिफ और सब्सिडी दोनों बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, पर आपको कोई एक बताना है. सही है. दोनों में से कोई एक बताना है. मैं दोनों का डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि हमारा पूरा रिवायत हो जाए. जरा गौर से सुनना. सबसे पहले आप यहाँ पर बात करो टैरिफ की. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ टैरिफ लिख के मत आना भाई. उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इस चीज का मेंशन किया हुआ है. इम्पोर्ट टैरिफ लिखो. सिर्फ टैरिफ ना लिखो, क्योंकि एक्सपोर्ट टैरिफ भी होता है. याद है, कराया था मैंने आपको. इम्पोर्ट टैरिफ का वर्ड यूज करो और बताओ कि इम्पोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. सही है. तो इसको आपने पहले बता दिया. फिर आपने उसको एक मिसाल दी कि भाई इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटीज के फॉर्म में होता है, तो आपने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ली. फिर आपने बताया कि जब आप इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगाते हो तो इम्पोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं. फिर आपने बताया कि इम्पोर्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है. फिर आपने बताया कि इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा. अज्यूम कर रहा हूँ इलास्टिक डिमांड है तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड होगा तो फिर ये पॉलिसी फेल कर जाएगी. फिर जो है वो यहाँ पर आप लिखो, जैसे ही इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो इससे जो है वो हमारे कंट्री के आउटफ्लोज जो है वो कम हो जाएंगे. जब आउटफ्लोज कम हो जाएंगे तो इससे जो है वो मेरा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट यहाँ पर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. और फिर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ के थ्रू ये सारी चीजें समझा रहा हूँ.
पर आप ऑन दी अदर हैंड उसको बोलो, पहले मैं दोनों समझा रहा हूँ फिर दोनों का डायग्राम एक साथ बना के दिखा दूंगा। फिर ऑन दी अदर हैंड आप बोलो नहीं यार टैरिफ लगाना एक मसला है, क्योंकि जब आप एक कंट्री के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाते हो तो वो आपकी कंट्री के गुड्स पर टैरिफ लगाएगी तो रिटेलिएशन होगी। इसकी वजह से जो है वो हो सकता है आपके ट्रेड रिलेशंस जो है वो वर्सन हो जाएं। सही है। आप एक और चीज ये लिख सकते हो कि इट माइट बी अ केस कि आपके इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक है। अब उस सिनेरियो में तुम टैरिफ लगा भी दोगे ना तो आपका एक्सपेंडिचर तो वही हो रहा होगा, पर फर्क ये होगा कि आपको टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा होगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब आप टैरिफ वगैरह वाली चीजें लगाते हो तो बेसिकली आप कंज्यूमर की चॉइसेस कम कर रहे हो, क्योंकि लोग जो है वो इम्पोर्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाए। फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि भाई जब एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग अप्रोच है, आपको याद है ये कि टैरिफ इज एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग, आप लोगों के एक्सपेंडिचर को स्विच करके डोमेस्टिक पे लेके आ रहे हो, तो इसमें डोमेस्टिक में जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो डोमेस्टिक में डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आ जाएगी, क्योंकि अगर लोग इंपोर्ट्स नहीं कर रहे तो एकदम से सडन इंक्रीज आ जाएगा डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर, और डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर जब सडन डिमांड का इंक्रीज आएगा तो शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। फिर आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो कि डिपेंडेंसी हो सकती है। बिल्कुल, मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, उनको पता है कि यार गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आप ये भी लग सकती हो कि भाई आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है वो एक मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ था कार इंडस्ट्री में। क्या आपने इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है कि यहाँ पर एक मोनोपोली क्रिएट हो गई, और फिर यहाँ पर सब स्टैंडर्ड गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही हैं हमें, जिसमें एयर बैग वाले फीचर को प्रमोट किया जाता है कि हमारी गाड़ी में एयर बैग है। सही है। मतलब ये ऐसी हरकतें हैं यहाँ पे, और इतनी महंगी गाड़ियां हैं, तो ये बेसिकली एक मोनोपोली पावर ही तो है ये। अब जाके थोड़ी बहुत टूटना शुरू हुई है ये मोनोपोली पावर पाकिस्तान में, पर एक टाइम था 2010-11 का जिधर बहुत ज्यादा वर्सन हो गया था सिनेरियो। सही है। तो ये आपका यहाँ पर एक टैरिफ वाला, अगर आप ऐसा टैरिफ टूल समझाते हो, समझानी एक ही टूल है प्रोटेक्शनिज्म में, सिर्फ एक टूल समझानी है। मैं आपको एक और टूल रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी लिखते तो कैसे लिखते, आप देखना। अगर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी लिखते तो कैसे लिखते, आप अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है वो यहाँ पर डिफाइन करनी होती। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब है जब आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ग्रांट या कैश पेमेंट देते हो। सही है। और उनको ग्रांट या कैश पेमेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट देगी, और ये एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर्स को मिलता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मिलता है, ताकि उनकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, ताकि वो पहले के मुकाबले में अपनी सप्लाई को बढ़ाएं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की जो आपकी प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, आपकी जो इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी, आप हमारी एक्सपोर्ट जो है वो compete कर पाएंगी दुनिया में, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएं। आप ये कह सकते हो कि हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाए। जब हमारे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इससे हमारी कंट्री के इनफ्लोज बढ़ेंगे। फिर आप ये कह सकते हो कि जब हमारी कंट्री के इनफ्लोज बढ़ेंगे तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप एक ग्राफ बना के सब्सिडी समझा सकते हो, एक सब्सिडी का अच्छा ग्राफ मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। सही है। फिर आप यहाँ पर बोलो कि नहीं यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मसला है, ये पैसा कहीं और भी लग सकता था। फिर आप बोलो कि प्रोड्यूसर्स विल बिकम इनएफिशिएंट एंड डिपेंडेंट, जो मैंने पीछे पॉइंट लिखा वो सेम पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सही है। प्रोड्यूसर्स विल बिकम इनएफिशिएंट एंड डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। सही है। अब डायग्राम्स यहाँ पर आपने क्या बनानी है। सही है। मैं दो डायग्राम्स यहाँ बना रहा हूँ, एक टैरिफ का और एक सब्सिडी का। मैं दोनों वर्ल्ड सप्लाई वाले ग्राफ बना रहा हूँ, जरा गौर से देखना आप। टैरिफ का जब डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्राइस। प्राइस लेवल नहीं लिखूंगा क्योंकि मैक्रो का डायग्राम नहीं बना रहा। जब आप टैरिफ या सब्सिडी का डायग्राम बनाती हो तो वो मैक्रो की नहीं होती, वो एक सर्टेन प्रोडक्ट पे लग रही होती है। सब्सिडी आप किसी प्रोडक्ट पे देते हो, टैरिफ आप किसी प्रोडक्ट पे लगाते हो, तो माइक्रो लेवल पे होता है ये। मैक्रो वाली लेबलिंग नहीं करते जब आप प्रोटेक्शनिज्म के डायग्राम बनाते हो। तो प्राइस लेवल मत लिखना, सिर्फ प्राइस लिखना। एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी मत लिख देना, एक्स एक्सिस पे आपको सिर्फ क्वांटिटी लिखनी होगी। और ये आपका ओरिजिन भी आएगा क्योंकि माइक्रो वाला डायग्राम बना रहा हूँ। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। ये तुम्हारी आ गया डोमेस्टिक सप्लाई, ये तुम्हारा आ गया डोमेस्टिक डिमांड, डी डी डोमेस्टिक डिमांड, डी एस डोमेस्टिक सप्लाई। फिर एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड सप्लाई जो होती है वो एक परफेक्टली इलास्टिक लाइन है।
क्योंकि हर चीज जो है वो दुनिया में सस्ती मिलती है, इंपोर्ट्स हमेशा सस्ते होते हैं। नॉर्मली जब आप उसको डोमेस्टिक प्राइसेस से कंपेयर करो ना, तो इंपोर्ट्स हमेशा सस्ता ही होते हैं। और वो परफेक्टली इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जो वर्ल्ड की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है करोड़ों में प्रोड्यूसर्स हैं जो सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो एक ऐसी लाइन बनती है, ये जो लाइन मैंने आपके सामने बताई है ना, ये PW है, प्राइस ऑफ वर्ल्ड। सही है। और यहाँ पर आपने लिखना है वर्ल्ड सप्लाई। हमेशा याद रखना वर्ल्ड सप्लाई की लाइन इज अ परफेक्टली इलास्टिक लाइन। क्लियर है ये चीज? अब आपने जैसे ही वर्ल्ड सप्लाई की लाइन बनाया, मुझे एक चीज बताओ, ये सप्लाई का डोमेस्टिक सप्लाई का है। मुझे बताओ कि क्या एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर नॉर्मली, अगर हम इस ग्राफिकली देखें, अगर वर्ल्ड में ये प्राइस चल रही है तो इसको भी इसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड में प्राइस कम है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी उसी प्राइस पे बेचेगा। पर फर्क ये है कि उसकी विलिंगनेस कम होती है। क्योंकि दुनिया में चीज सस्ती है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोवाइड तो उसी प्राइस पे कर रहा है, पर बना कम रहा है क्योंकि उसकी विलिंगनेस कम है, उसको ज्यादा प्राइस पे बेचना है। सही है। और इस प्राइस पे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कितनी है? इस प्राइस पे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कितनी है? वो ज्यादा है। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है ये शॉर्टेज है? क्योंकि ये वो कंज्यूमर्स हैं जिनको डोमेस्टिक में माल नहीं मिल रहा, ये सारे क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो आपकी QD से लेके QS की शॉर्टेज है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है इंपोर्ट्स को। क्योंकि डोमेस्टिक को इन कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और कुछ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो इस रेंज में मिल जाएगा, पर कुछ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होंगे जिनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है। गवर्नमेंट जब टैरिफ लगाती है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि हम वर्ल्ड प्राइस को बढ़ा देंगे। तो देखो टैरिफ लगा के वर्ल्ड प्राइस को बढ़ा दिया, तो ये हो गया PW+T, PW+ टैरिफ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? WS+टैरिफ। हम क्या करते हैं? हम टैरिफ बढ़ा के, टैरिफ लगा के प्राइस ऑफ वर्ल्ड को बढ़ा देते हैं। हम जैसे ही प्राइस ऑफ वर्ल्ड को बढ़ा देते हैं तो अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कहता है चलो यार अब थोड़ी प्राइस बढ़ गई, अब थोड़ा और प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई को हल्का फुल्का बढ़ा देते हैं। और क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अपनी डिमांड थोड़ी कम कर देते हैं। तो ये आपका आ गया QD1। अब मुझे एक चीज बताओ, जब टैरिफ नहीं था तो शॉर्टेज इतनी थी, जब टैरिफ आ गया तो शॉर्टेज इतनी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इंपोर्ट्स क्लियरली कम हो रहे हैं? इंपोर्ट्स जो है वो क्लियरली कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतनी शॉर्टेज थी, अब इतनी शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज कम होने का मतलब क्या है? इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? आप सब्सिडी का डायग्राम यहाँ पर आप कैसे बनाओगे ये भी देख जरा देख लो। वर्ल्ड सप्लाई वाला ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, वरना मैं नॉर्मली ये वाला ग्राफ बनाता नहीं हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने, देख लो, बड़ी आसान डायग्राम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा प्राइस, यहाँ पर आपने लिखा क्वांटिटी। सही है। ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी, ये आ गया ओरिजिन। सही है। ये वाला ग्राफ भी देख लो, आपके लिए बना रहा हूँ मैं, वैसे नॉर्मली मैं नहीं बनाता ये वाला ग्राफ। सही है। आपने क्या करा? यहाँ पर लिखा डोमेस्टिक सप्लाई, यहाँ पर लिखा डोमेस्टिक डिमांड। फिर आपने क्या करा? आपने वर्ल्ड सप्लाई बनाया जो कि नॉर्मली बनता है, तो आपने ये वर्ल्ड सप्लाई बना दिया। यहाँ पर आपने लिख दिया प्राइस ऑफ वर्ल्ड, ये आपकी आ गई वर्ल्ड सप्लाई। आपने यहाँ शो कर दिया कि भाई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इतना बना रहा है। तो ये बेटा एक्टिव रहना, बस देखते जाओ यार, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी, देखते रहोगे। सही है। यहाँ पर आप देखो, ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी, ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की सप्लाई, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर की डिमांड। अब मुझे बताओ, ये साफ साफ दिख रहा है इंपोर्ट हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्लियरली नजर आ रहा है कि इंपोर्ट हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? सब्सिडी क्या करता है? सब्सिडी जो है आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दे रहे हो। सब्सिडी किसको दे रहे हो? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हो। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। और मुझे ये चीज पता है कि सप्लाई का राइट पर शिफ्ट होता है। सही करा है ये सही करा है। ये जो लाइन मैंने आपके सामने एक और बनाई है डोमेस्टिक प्लस सब्सिडी की, क्या ये सही लाइन बनाई है? अब मुझे बताओ डोमेस्टिक की सप्लाई कितनी हो गई? अब मुझे बताओ डोमेस्टिक की सप्लाई कितनी हो गई? डोमेस्टिक की सप्लाई कितनी हो गई? इतनी हो गई। मुझे एक चीज बताओ, पहले जो शॉर्टेज थी वो कितनी थी? वो इतनी थी। पहले इतने सारे इंपोर्ट्स हो रहे थे, अब शॉर्टेज कितनी है? इतनी है। इसका मतलब जब सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो पहले के मुकाबले में इंपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये डायग्राम भी बन सकता है, बेसिक वाला डायग्राम भी बना सकते हो जिसमें आप सिंपली सप्लाई कर्व को राइट पर शिफ्ट कर दो। सही है। वर्ल्ड सप्लाई वाली ना बनाओ, वाली भी चला लेता है वो, पर AS में यही बनानी चाहिए मेरे हिसाब से तो।
सही है। तो अगर आप टैरिफ का लिखते हैं तो टैरिफ के भी फायदे नुकसान देख लिए, डायग्राम देख ली, सब्सिडी का लिखते हैं सब्सिडी के भी फायदे नुकसान देख लिए, डायग्राम देख। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाना चाहिए। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी उठा रहा हूँ, सप्लाई साइड पॉलिसी भी उठा सकते हैं। सही है। सप्लाई साइड पॉलिसी असल में हमने 2 बार देख लिया है, वो पिछले 2 क्वेश्चंस में। सही है। तो 2023 के अगर आपने सारे पेपर्स कर लिए ना, आप समझो आपके हर तरह का क्वेश्चन हो गया। सही है, क्योंकि यही नई पैटर्न के क्वेश्चन है हमारे पास, पुराने पैटर्न के क्वेश्चन करने का फायदा नहीं। सही है। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ बेटा एक बार देख चुके हैं। सही है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि वो याद हो जाएगा आपको। सही है। अगेन ये देखो, हम जो है वो यूजिंग फिस्कल पॉलिसी जो है, मैं फिस्कल पॉलिसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर आप मॉनेटरी पॉलिसी भी कर सकते थे, आप यहाँ पर सप्लाई साइड पॉलिसी भी कर सकते थे, और उसमें मैंने मॉनेटरी भी तो डाला था इससे पहले वाले इक्वेशन में। सही है। तो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आपकी यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करा फिस्कल पॉलिसी। सही है। सबसे पहले यहाँ पर आपने डिफाइन करा फिस्कल पॉलिसी, आपने जो है वो फिस्कल पॉलिसी के टूल्स बताए, आपने जो है वो यहाँ पर टैक्सेशन के बारे में बताया, आपने जो है वो यहाँ पर बताया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर एक टूल होता है, खाली स्टेट कर दिए इन दोनों टूल्स को। अच्छा, फिर आपने एक और चीज यहाँ पर बतानी है कि हम जो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी फिस्कल पॉलिसी होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी। ये कौन सी पॉलिसीज होती हैं, ये एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज होती हैं। आप एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रहे हो, एक्सपेंडिचर को डैम्पिंग कर रहे हो। सही है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज होती हैं। ये कौन सी पॉलिसीज होती हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज या डैम्पनिंग पॉलिसीज भी कह सकते हो। सही है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करो। जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करोगे तो इकोनॉमी में जो है वो एक डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। उस डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ कम हो जाएगी, इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में आपकी इनकम्स कम हो जाएंगी। आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब कंजम्पशन कम होंगे तो इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। आपने बड़ी आसानी से इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर को जो है वो कम यहाँ पर कर दिया। फिर इसके बाद जो है वो आप मजीद उसको जो है वो एक और चीज बताओ, आप उसको ये बोलो कि आपको चाहिए कि आप इनकम टैक्स को बढ़ा दो। सही है। आप इनकम टैक्स को क्या करो, बढ़ा दो। आप जैसे ही इनकम टैक्स को बढ़ाओगे तो पहले के मुकाबले में जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। आपकी जो है वो पहले के मुकाबले में कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। आपके जो इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर हो जाएगी वो कम हो जाएगी। फिर आप कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाओ। कॉरपोरेशन टैक्स जब आप बढ़ाओगे तो ये टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स है। तो कॉरपोरेशन टैक्स जब आप बढ़ाओगे तो पहले के मुकाबले में रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे ही आपके रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो है वो कम होंगे, सही है, जैसे ही आपके रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो कम होंगे, इससे जो है वो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ कम होगी। इकोनॉमी में ग्रोथ कम होंगी तो इकोनॉमी में वापसी इनकम्स कम होंगी, लोगों की कंजम्पशन कम होगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा। इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। तो ये ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हम बता रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म के अलावा आप क्या यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी। तो हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सेलेक्ट करी है। अब आप उसको बताओ कि ये हर जगह पे आप कंजम्पशन कम कर रहे हो, आप हर जगह पे इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है वो आपकी कंट्री के पहले के मुकाबले में आउटफ्लोज कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी कंट्री का डेफिसिट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। वही सेम कहानी है, हर जगह रिपीट हो रहा है। मैक्रो की सबसे खास बात यह है कि आपकी एनालिसिस हर जगह रिपीट होती है, एनालिसिस चेंज थोड़ी होती है। अगर मैं इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता तो कहीं ना कहीं मैं यही चीजें तो लिख रहा होता, बस फर्क ये है कि मैं इंपोर्ट तक कहानी को नहीं लेके जाता। सही है। आप नुकसान में क्या बताओगे, भाई नुकसान में आप उसको ये बताओ कि यार एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। आप बताओ एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। फिर यहाँ पर आप लिखो कि डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर उसको लोगों के इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। फिर आप यहाँ पर लिखो कि भाई रिसेशन आ सकता है। सही है। सोशल अनरेस्ट आ सकता है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो। सही है। और भी मेरे पास शायद पॉइंट्स हमने पिछले वाले पेपर में शायद करे थे, मैं वही वाले पॉइंट्स को उठा लेता हूँ, मैं वापस से लिख रहा, लंबी हो जाएगी। जरा रुकना, मैं वही आपको सवाल उठा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रेपिटेशन कितनी होती है। ये सेम पॉइंट्स है जो हम पिछले क्वेश्चन में जो है वो कर चुके हैं। ये देखो जरा,
ये देखो, टैक्स बढ़ाओगे तो वर्कर करेंगे हायर वेजेस की डिमांड, टैक्स बढ़ाओगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, हो सकता है कि लोग जो है वो सेविंग कम करें और अपनी सेविंग से टैक्स देना करें। ये वाला जो पॉइंट है कि टैक्स बढ़ रहा है, इनकम्स कम हो रही हैं। अब नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि इनकम्स कम होंगी तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी ना, पर मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि लोग टैक्स अपनी सेविंग से पे कर रहे हैं। जब लोग टैक्स अपनी सेविंग से पे करेंगे तो स्पेंडिंग तो अभी भी कंटिन्यू होगी। सही है। फिर गवर्नमेंट अगर आप सब्सिडी कम कर दोगे, एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कर दोगे, तो इससे तो मसले हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में तो सभी आता है। फिर टैक्स बढ़ाओगे तो टैक्स इवेजन होगी, लोग अपनी इनकम हाइड करेंगे, डिसइंसेंटिव होगा, डीमोटिवेशन होगी। अब मुझे यहाँ पर बताओ, दोनों में से बेहतर पॉलिसी कौन सी है। अब आपको ना मैं ग्राफिकली वापस वही चीज सिखा रहा हूँ। सही है, ताकि हमारा रिविजन भी हो जाए। सही है। मैं दोनों पॉलिसीज को ना कंपेयर कर रहा हूँ ग्राफिकली, ये जो मैंने आपको ये एक स्केच बना के दिखाया था। सही है। अब ये प्रोटेक्शनिज्म है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। अब आपको याद होना चाहिए कि प्रोटेक्शनिज्म इज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, व्हाइल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। अब ये इंपोर्ट है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन है। ये इंपोर्ट है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन है। सही, तो दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। अब प्रोटेक्शनिज्म में तुम क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शनिज्म में तुम बेसिकली इस रास्ते को बंद कर रहे हो, तो बंदा डोमेस्टिक पे जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में तुम दोनों रास्ते बंद कर रहे हो। तो एक क्लियर कट कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। प्रोटेक्शनिज्म क्या करता है कि इंपोर्ट का रास्ता बंद करके लोगों को डोमेस्टिक पे लेके आता है, पर यहां पर तुम दोनों रास्ते बंद कर रहे हो, ना यहाँ करेगा ना यहाँ करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कौन सी पॉलिसी बेहतर है, इट डिपेंड्स ऑन द इश्यूज, कि भाई इश्यूज क्या है। अगर मैं आपको कहता हूं कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और डेफिसिट है करंट अकाउंट का, कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, फिस्कल या प्रोटेक्शनिज्म। एक इकोनॉमी में महंगाई है और डेफिसिट भी है, तो क्या करें, इन्फ्लेशन भी है और डेफिसिट भी है, तो यू शुड बी गोइंग फॉर फिस्कल, क्योंकि तुम दोनों चीजें एक साथ टारगेट कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पर कम होता है, तो आप डिपेंड्स ऑन डिफ्लेशनरी गैप पे भी कहानी डाल सकते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे डिफ्लेशनरी गैप कम होता है। अगर मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की यहाँ पर अजम्पशन ले रहा हूँ, मैं डिमांड पुल की अजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि भाई अगर एक इकोनॉमी में रिसेशन है, अगर एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन है और साथ में डेफिसिट है, तो फिर कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, फिर आप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाओगे, क्योंकि जब आप लोगों को इंपोर्ट से स्विच करके डोमेस्टिक पे लाओगे तो डोमेस्टिक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा बेटा, हमने लिख लिया ना ऑलरेडी। सही है। तो इस टाइम पे आपका डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, सही है, तो इस टाइम पे प्रोटेक्शनिज्म भी लगाओ। इसका मतलब ये इश्यूज पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक इवैल्यूएशन लिखी हुई है, इसको जो है वो जल्दी से रीड कर लो, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा, वो बड़ा आसान है। ये रीड कर लो जल्दी से, मैं आपके साथ पढ़ लेता हूँ। विच पॉलिसी इज इज बेस्ट विल डिपेंड ऑन डिफ्लेशनरी गैप, तो मैंने डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर आंसर लिखा है, स्पेयर कैपेसिटी के पास सकता है। बोथ पॉलिसीज विल रिड्यूस द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट देयर आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। दोनों के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है, डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए। इफ deflationary gap is high, protectionism is the best way, as the policy will create a rise in aggregate demand, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सही है। बट इफ देर इज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप, फिस्कल पॉलिसी, डिफ्लेशनरी गैप इज लो, मतलब बहुत ज्यादा कम है और हम पोटेंशियल के बहुत पास हैं, और उस टाइम पे तो फिर आपकी फिस्कल पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि बिकॉज दिस विल रिड्यूस इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। सही है। तो ये वही पूरी बात है जो मैंने आपसे अभी करी है। क्लियर है ये बात, कोई टेंशन है यहाँ पे, कोई मसला। अब ये क्वेश्चन जरा रीड करो, उसमें क्या करेंगे, ये सवाल जरा पढ़ो। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। हसन बेटा, ये भी कह सकते हो, पर अपने ना फिक्स रखो, इवैल्यूएशंस को फिक्स रखो, हर सवाल में नई पॉइंट्स लेके आओगे, ऑन द डे भूल जाओगे क्या लिखना है। ये होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कंसिडर विच इज मोर लाइकली। मोर लाइकली वाली बात AO3 में आएगी, AO2 में मत लिखना मोर लाइकली वाली बात। टू अकर इफ देयर इज अ डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री विद फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज। फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज वाली कहानी लिखी हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे आंसर में। पर अगेन
एक जेनेरिक आंसर ही यहाँ पर बनेगा, इतना मुश्किल ये नहीं है, जरा गौर से सुनना, 5 मिनट में हो जाएगा, जरा देखते जाओ बस। सबसे पहले जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि आई शुड बी डिफाइनिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कैसे समझाओगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आती है? जब इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है, विच क्रिएट्स अ शॉर्टेज इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो है वो प्राइस लेवल बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जो है वो डिफाइन करे। जब आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिफाइन करोगे तो वहां पर फिर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के बारे में बताओगे। एडीएएस को एक्सीड कर जाता है व्हेन द राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट नॉट मैच्ड बाय अ राइज इन एग्रीगेट सप्लाई। इसकी वजह से इकोनॉमी में जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, और उस शॉर्टेज की वजह से जो इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ती है, उसको अपन कहते हैं कि भाई ये जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 डायग्राम्स बनानी है, तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी करी हुई है। तो एक आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाली डायग्राम है जिसमें शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को पीछे शिफ्ट करा है। एक आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाली डायग्राम है। इस सवाल में अगर एलआरएएस वाली नहीं बनानी तो ये वाली डायग्राम भी बना सकते हो, जिसमें एडी को राइट पर शिफ्ट करके दिखा दो, आपके ऊपर है। सही है, तो ये 2 डायग्राम्स मैंने बना दी। अब ये कह रहा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को डिफाइन मैंने ऊपर तो नहीं करा, पर मैं आंसर लिखते हुए डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर दूंगा। सही है। अब कह रहा है कि डेप्रिसिएशन की वजह से जो है वो कौन सी इन्फ्लेशन होती है इन अ कंट्री विद फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज वाली बात जो है मैं इवैल्यूएशन में ज्यादा जिक्र करूंगा, पहले मैं जनरली बता दूंगा डेप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन कैसे होती है। तो डेप्रिसिएशन से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है, डेप्रिसिएशन से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है वो उसको डेप्रिसिएशन के बारे में बताओ कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो होती क्या है। तो डेप्रिसिएशन में आप उसको बता दो कि इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। सही है, इन अ फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो आपने ये बता दिया। फिर आपने बता दिया कि जब एक कंट्री में डेप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, और हो सकता है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाए। फिर आप बोलोगे यार इंपोर्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि आपको दूसरे मुल्क महंगे लगते हैं, इंपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। सही है, और हो सकता है आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए। अगर मैं इस अजम्पशन से चलूंगा तो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस हो जाएगा। क्यों सरप्लस हो जाएगा? क्योंकि मेरा एक्स माइनस एम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। सही है, एक्स माइनस एम की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि जब एक्स माइनस एम पॉजिटिव होता है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ता है। जब एक्स माइनस एम पॉजिटिव होता है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एडी एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, अगर वो मैट नहीं करता तो इसकी वजह से इकोनॉमी में जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, और उस शॉर्टेज की वजह से जो है वो प्राइस लेवल बढ़ जाती है। अब इस प्राइस लेवल के बढ़ने को हम बोलेंगे कि ये कौन सी इन्फ्लेशन है? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सही है, तो अपनी एक्सप्लेनेशन में अगर आप उसको ये चीज बता दो कि यहाँ पर जब मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन करी है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पीईडी इज इलास्टिक, तो बेहतर हो जाएगा। तो आप उसको बता दो कि आई एम अज्यूमिंग पीईडी फॉर एक्स एंड एम इज इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक के केस में ये होगा। तो यहाँ पर मैंने एंड में लिख दिया क्या assumption। सही है। फिर आप ऑन दी अदर एंड उसको बोलो नहीं यार देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब आप जो है वो वापसी डेप्रिसिएशन करोगे। डेप्रिसिएशन जब होगी तो आपने ऊपर ही बता दिया था कि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, आप बोलो कि इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से अक्सर इंपोर्ट की क्वांटिटी बहुत कम से गिरती है, और ये कम से उन सिनेरियो में गिरती है व्हेन यू आर इंपोर्टिंग इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स या यू आर इंपोर्टिंग की इनपुट्स। सही है, तो जब आप की इनपुट्स को, की रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर रहे होते हो, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे होते हो, तो उस सिनेरियो में आपकी जो डिमांड होती है ना इंपोर्ट्स की, वो इनइलास्टिक होती है। और जब आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है तो उस सिनेरियो में जो है वो आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है। सही है, इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिस माइट लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दिस माइट लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर आप उसको ना एक और चीज यहाँ पर बताओ जो कि मेरे हिसाब से बतानी चाहिए अपने AO2 में। आप उसको बोलो कि भाई डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इज इन इलास्टिक, इसको रीजन बता दो। सवाल में रीजन दी हुई है वैसे तो उसको, आप उसको बोलो डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इज इन इलास्टिक सिंस देयर आर फ्यू नेचुरल रिसोर्सेस
सही है, दे मस्ट बी इम्पोर्टिंग इट। इनके पास नहीं है ना नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये इम्पोर्ट ही कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो फिर इवैल्यूएशन में आप वही इसको कंक्लूड कर दो, फिर बोलो कंसिडरिंग एन इकोनॉमी विद फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमी, दैट मींस डिमांड इज लाइकली टू बी inelastic, thus cost push inflation is likely to occur, is more likely to occur, is more likely to occur। सही है। सही है, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में लिख के नहीं करा रहा, बहुत ही घिसा पिटा सवाल है भाई। लास्ट क्वेश्चन में लिख के नहीं करा रहा। मेरे पास पहले से इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एज एग्जैक्ट क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। नहीं जरूरत है क्वेश्चन बेटा लिखने की। आप क्यों लिखोगे कि उस कंडीशन पर डिपेंड करता है, जब उसने साफ साफ बता दिया जब फ्यू नेचुरल छोड़ दें। सही है। Assess whether monetary policy is the only way to control a high rate of inflation, जून 23 पेपर 2 वेरिएंट 1 में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जून 23 पेपर 2 वेरिएंट 1 में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेक्शन सी में। एग्जैक्टली वही सवाल है, ये वर्डिंग खाली चेंज है। ओनली वे लिखा हुआ है, ओनली वे, तो जाहिर है जब ओनली वे लिखा हुआ होगा तो साथ में एक और पॉलिसी बताएंगे। मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, देख लो। वेदर मॉनेटरी पॉलिसी इज द ओनली वे टू कंट्रोल अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन डिफाइन करा, मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करा, आपने बताया कि वी आर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी किसी पॉलिसी को डिफाइन करते हैं तो उसके टूल्स बताते हैं, तो आप उसको टूल्स भी बताओगे, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट वगैरह ये सारी चीजें। फिर आप उसको बताओ कि भाई मनी सप्लाई को कम करेंगे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, लोग सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगी, बोरोवर्स कम हो जाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी है, कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप बाहर कंट्री से आपकी कंट्री में लोग आते हैं, आपकी कंट्री में पैसा सेव करते हैं, बिकॉज दे फाइंड गुड रिटर्न्स, तो दे इन्वेस्ट इन योर कंट्रीज, दे सेव इन योर कंट्रीज बैंक्स, जिसकी वजह से आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, विच लीड्स टू रीवैल्यूएशन। वैसे वर्ड यहाँ पर रीवैल्यूएशन का यूज होना चाहिए, पर एप्रिसिएशन का वर्ड भी यहाँ चलेगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन नहीं है, सिर्फ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, क्योंकि सिर्फ फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। आप बोलोगे जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, इंपोर्ट की प्राइस कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इफ डिमांड इज इलास्टिक। बीओटी डेफिसिट होगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल एक्सीड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अब आप देखो ये सारे एडी के कंपोनेंट्स हैं, तो आप इसको बताओ कि सी भी कम हो रहा है, आई भी कम हो रहा है, एक्स माइनस एम भी कम हो रहा है, एडी कम हो जाएगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगी, विच लीड्स टू कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल हो गई आपकी। फिर आप ये भी बताओ कि जब इंपोर्ट सस्ते होते हैं तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल भी सस्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है, इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक ऑब्वियसली। यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड ही है ना बेटा, तभी तो ऐसा हो रहा है। सही है। फिर आप एडी कम करने का ना डायग्राम भी बना सकते हो, जो कि बनाया है। सही है। अच्छा भाई, अच्छा अगर आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाली बात अगर नहीं भी बता दे तो मसला नहीं होता, आप इवैल्यूएशन में उसका जिक्र कर दो, टेंशन नहीं है। सही है, या बहुत शॉर्ट में ही बता दो तो चल जाएगा। फिर आप इफेक्टिवनेस बताओ, बोलो कि इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल मनी सप्लाई, देयर इज अ टाइम लैग, इंटरेस्ट रेट चेंज करोगे इफेक्ट बहुत बाद में आएगा, इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये नहीं लिखना कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ खाली आप मेंशन कर दो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर आपकी बढ़ रही है और आपका रियल जीडीपी भी कम हो रहा है, तो ना फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो रही है ना इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो रहा है। सही है। फिर आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताओ, अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी बता सकते थे, पर मैंने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जानबूझकर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करी है, मैंने सप्लाई साइड पॉलिसी सेलेक्ट करी है, बिकॉज सप्लाई साइड पॉलिसी लिखना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कंटेंट थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और इवैल्यूएशन भी अच्छी हो जाएगी। तो आप बताओ सप्लाई साइड पॉलिसी में हमारा टारगेट होता है टू इंक्रीज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, टू इंक्रीज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, मुझे जो है वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल को यहाँ पर बढ़ाना होगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू एक पहले एक टूल समझाना है, सिर्फ एक टूल सप्लाई साइड का। आप बोलो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से स्किल्स बढ़ जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी,
कॉस्ट कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, आपने सक्सेसफुली इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली। आप कंपटीशन बढ़ा सकते थे डीरेगुलेशन के थ्रू, आप रूल्स एंड रेगुलेशन कम कर दो ताकि फर्म्स एंटर हो, इकोनॉमी का जो है वो प्राइस लेवल यहाँ पर आपका कम हो जाए। बट दिस पॉलिसी इज एक्सपेंसिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टाइम लैग है। सही है। आपने LRAS को जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करा, आपने सक्सेसफुली जो है वो महंगाई कम करके दिखा दी, तो नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ यहाँ पर जो है वो आपकी हो जाती है। नाउ विच इज द बेटर पॉलिसी, ये आपके सामने इवेल्युएशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट दी ओनली वे। पहले तो आप बताओ कि इट इज नॉट दी ओनली वे टू कंट्रोल द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सवाल से डिसएग्री कर दो, बोलो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी होती हैं। आप बोलो कि डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट्स कंसर्न, अगर उसको इमीडिएटली मसले को हल करना है देन यू शुड गो फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, बट इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इफ यू वांट अ परमानेंट सोल्यूशन, यू शुड गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। एक और मसला मॉनेटरी का ये कि इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव नहीं होंगे। हाँ, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी पर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं होगा। सप्लाई साइड नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ देता है, प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव होगी, सब एक साथ अचीव हो जाएगा। तो सप्लाई साइड इज द वे टू, अगर आपको सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में चाहिए। फिर ये चीज तो मेरे हिसाब से बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो हमारा ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया।